गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले जो है हमने चर्चा की थी संविधान के 2 भागों के बारे में, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के बारे में। आज हम आगे के जो संविधान के भाग हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे भाग थर्ड, भाग फोर्थ ए के बारे में, और इन भागों में कौन-कौन सी बातें हैं, कहाँ-कहाँ से हमने ये बातें ली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं भाग थर्ड की, संविधान का पार्ट थर्ड। इसको कहा जाता है मौलिक अधिकारों का भाग। ये हमारे संविधान में कहलाते हैं मौलिक अधिकार। और इसका विस्तार जो है वो संविधान में आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक। ये संविधान का ये माने कि बहुत बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ा भाग अगर हम बात करें तो भाग 5 जो है संविधान का बहुत बड़ा भाग है। भाग 6 जो है वो संविधान का बहुत बड़ा भाग है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल है 12 से लगाकर 35 तक, और ये कहलाता है मौलिक अधिकारों का भाग। अब इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मौलिक अधिकार। सबसे पहले ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकारों का अभिप्राय ये है कि अगर हमारी संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो इस भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करती है, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करती है जो इस भाग में वर्णित अधिकारों का हनन करती है, कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी कर सकती है, संसद कोई विधि बना सकती है, कोई उप विधि बना सकती है, और अगर वो विधि और उप विधि या वो कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के खिलाफ, तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, और न्यायालय जो है इस अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो अवैध घोषित कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरा कानून अवैध घोषित नहीं होगा। जिस मात्रा तक वो भाग मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उस मात्रा तक का भाग जो है वो अवैध घोषित हो जाएगा। दूसरा, कोई विधि या उपविधि या कोई भी आदेश जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वो जो है न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इसको समाप्त कर देगा। यानी कुल मिलाकर ये शासन में मूलभूत है। आगे जब हम और भागों की चर्चा करेंगे तो आपको बातें इस रूप में स्पष्ट दिखाई देगी कि किस प्रकार ये मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तब मूल संविधान के अंदर कुल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जैसे पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार। और इसका विस्तार जो है आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आप मानिए आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 20 तक। तीसरा जो आपका अधिकार था वो था राइट टू लाइफ, जिसको हम कहते हैं जीवन का अधिकार। और इसका विस्तार आर्टिकल 20 से लगाकर आर्टिकल 22 तक है। सॉरी, आर्टिकल 21 से लगाकर 22 तक है। ये बहुत फंडामेंटल राइट्स है। ये संविधान का मेरु रज्जु है। कोई भी सरकार कितनी शक्तिशाली क्यों नहीं है, कोई भी संसद कितनी शक्तिशाली क्यों नहीं है, अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी है, तब भी आप व्यक्ति के बिना कारण उसके प्राण नहीं ले सकते। उसको कहते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे मेरु रज्जु कहा है, मूलभूत अधिकार कहा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे देश की एक पुरानी समस्या रही है वेट बेगारी, और खास करके राजाओं के काल में हमारे देश में प्रचलित थी। और इसके माध्यम से सरकार जो है, जो शासक शासक जो है, वो आपसे मनमाना काम भी ले सकता था। जैसे राजा के यहाँ कोई शादी है तो आपको काम करने जाना है,
कोई दुर्ग का निर्माण हो रहा है तो आपको वहां काम करने जाना है। तो आर्टिकल 23 से लगाकर आर्टिकल 24 जो है वो एक प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप अपनी शर्तों पर नियोजित हो सकते हैं, अगले की शर्तों पर आप नियोजित नहीं हो सकते हैं। कोई भी आपका मनमाना दैहिक शोषण नहीं कर सकता। एक प्रकार से इस आर्टिकल के अंदर व्यक्तियों के साथ साथ बालकों को भी शोषण से मुक्त रखने का अधिकार जो है संविधान निर्माताओं ने हमें प्रदान किया है। अगला जो अधिकार है वो है धर्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका विस्तार जो है आर्टिकल 25 से लगाकर आर्टिकल 28 तक। ये भी महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप आंतरिक रूप से कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी उपासना पद्धति को मान सकते हैं। जिस धर्म के आप हो उस धर्म के व्यवस्थाओं का आप मैनेजमेंट या प्रबंध जो है आप कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं होगी जो उसकी जो है टैक्स से आपको जो है मुक्त रखा जाएगा धार्मिक संस्थानों को। हाँ, यानी कुल मिलाकर आप अपने धर्म का प्रबंध कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं जो है वो करों से मुक्त होगी, अपने धर्म संस्कृति की आप शिक्षा भी ले सकते हैं। अगला जो अधिकार है वो है धर्म संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये साथ एक विषय और आएगा, प्रविषय, जिसको हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये आप मान लीजिए आर्टिकल 29 से लगाकर 30 तक है और ये है आर्टिकल 32 में। ये जो आर्टिकल है दोनों साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए इनका प्रविषय एक माना जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार दोनों हम आप साथ करके यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ डिवाइड कर रखा है, इसलिए एक ही अधिकार है। इसलिए इस पूरे प्रविषय की अगर सूची हम माने तो ये हो जाएगा आपके 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6। इसमें एक अधिकार और था और वो था संपत्ति का अधिकार। अब देखिए ये अधिकार जो है मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि 1978 में हमारे देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई, और इस सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया। ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके अंदर ये था, इसको हटाकर इसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया और अब ये भाग 12 का पार्ट बन गया। ये किसके अंदर है अभी? अभी ये भाग 12 के अंदर है और इसका नाम है वित्त संपत्ति और संविदा का भाग। वित्त संपत्ति और संविदा का भाग, यानी कुल मिलाकर अब ये जो अधिकार है संपत्ति का, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब आपका विधिक अधिकार। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। इसका अर्थ ये हुआ कि अब सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है। केवल एक बात आप याद रखना, ये अधिकार होते हुए भी सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति नहीं ले सकती। एक प्रकार से मान लीजिए संपत्ति किसी मान लीजिए धार्मिक संस्थान की है और वो भी माइनॉरिटी संस्थान है, अल्पसंख्यक, तो सरकार इस अधिकार के तो उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती। और वो संपत्ति मान लीजिए किसी कृषक की है, किसान की है, तो इस अधिकार के तहत उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती। बाकी किसी की भी संपत्ति सरकार ले सकती है। लेकिन एक नया बदलाव ये आया कि जैसे ही ये विधिक अधिकार बना, इसका मतलब अब उसको मौलिक अधिकारों वाला प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप न्यायालय में नहीं जा सकते आप, और न्यायालय आपके इस अधिकार की रक्षा के लिए अब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। अब ये आपका कैसा अधिकार बन गया है? विधिक अधिकार। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सरकार आपकी जमीन तो ले सकती है, लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार उसका एक कानून बनाए कि हम ये जमीन क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए हम जमीन ले रहे हैं उद्योगों के विस्तार के लिए, हम जमीन ले रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, हम जमीन ले रहे हैं हाईवेज बनाने के लिए, हम जमीन रेलवे का विस्तार करने के लिए। तो जमीन तो सरकार ले सकती है, भले वो किसान की भी जमीन है वो ले सकती है। हाँ, अगर ये मौलिक अधिकार होता तो सरकार जमीन ले
और आप कोर्ट में जाएंगे तो सरकार आपका पक्ष लेती, सरकार का पक्ष नहीं लेती। यहां पर सरकार जमीन लेगी लेकिन वो कानून बनाकर लेगी। हाँ, अगर उस कानून के अंदर जमीन के मुआवजे को लेकर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप इस अधिकार को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अन्यथा अब पहले की तरह मौलिक अधिकारों वाला प्रोटेक्शन जो है संपत्ति अधिकार को अब आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर अब सरकार आपकी जमीन जो है वो ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा भाग है और इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये बुनियादी अधिकार है आपका। अब ध्यान रखिए आप, दुनिया में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं काम करती है। अगर आज की हम दुनिया की बात करें, आज की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है पूंजीवादी, जिसको हम कहते हैं उदारवादी पूंजीवादी। जिसको हम ये भी कह सकते हैं उदारवादी लोकतंत्र। और दूसरी है समाजवादी, जिसको हम कहते हैं समाजवादी लोकतंत्र। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली दुनिया में, यानी आप यूएस में आप जाएंगे या यूरोप में आप जाएंगे तो ये प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था आपको दिखाई देगी, उदारवादी पूंजीवादी या इसको हम कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र। और अगर आप पुराने यूएसएसआर की बात करते हैं, पुराने वर्तमान का रूस और पुराना यूएसएसआर, या आप बात करते हैं वर्तमान के चाइना की, तो वहां जो प्रणाली पाई जाती है वो है समाजवादी लोकतंत्र। अब आप ध्यान रखिए, अगर आपने इन दोनों प्रणालियों को पढ़ा है तो जिन देशों में उदारवादी पूंजीवादी प्रणाली होती है वहां इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। यानी ये जो अधिकारों की प्रणाली है और इसके जो रक्षा उपाय है ये उन देशों में मिलेंगे जिन देशों ने उदारवादी लोकतंत्र को अपना रखा। इसलिए उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति को ये अधिकार देता है, इसलिए इन अधिकारों को हम उदारवादी अधिकार भी कहते हैं। तमाम वे देश जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेटिक्स कहते हैं वहां ये अधिकारों की प्रणाली आपको दिखाई देगी। दूसरा, अगर आप किसी समाजवादी देश में रहते हैं तो वहां पर भी ये प्रणाली है, लेकिन उन प्रणालियों में वो रक्षा उपाय आपको नहीं मिलेंगे जो उदारवादी प्रणालियों में आपको मिलेंगे। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी लोकतंत्र जो है वो जोर देता है नीति निर्देशक तत्वों पर। उसका बड़ा झुकाव किसके ऊपर है? नीति निर्देशक तत्वों। यानी अगर आप चाइना में पैदा हुए होते तो सरकार का पूरा फोकस इस पर होता और एक सरकार का फोकस होता फंडामेंटल ड्यूटीज पर, जिसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य। यानी इस प्रणाली के अंदर ये चीजें महत्वपूर्ण है और इस प्रणाली के अंदर जो है ये चीजें महत्वपूर्ण है। अब चूंकि हमने अपने आप को कहा कि हम समाजवादी भी हैं और पूंजीवादी भी हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करें तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित। कैसी है? मिश्रित। यानी कुछ मायनों में हम उदारवादी हैं और कुछ मायनों में हम समाजवादी। जैसे नेहरू अपने आप को समाजवादी कहा करते थे और जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे समाजवादी हो तो नेहरू ने कहा था कि मैं फैबियन समाजवादी हूं, मैं लोकतांत्रिक समाजवादी हूं, मैं विकासवादी समाजवादी हूं। मैं वैसा समाजवादी नहीं हूं जैसा समाजवाद चाइना में पाया जाता है, मैं वैसा समाजवादी हूं जैसा समाजवाद जो है यूके में पाया जाता है। अब ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इसको भी अपनाया और इसको भी अपनाया, इसलिए हमारी शासन प्रणाली में आपको ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। बात समझ में आ गई आपको कि मौलिक अधिकार क्यों है? क्योंकि हमारे शासन का ढांचा हम कैसा मानते हैं? उदारवादी। और हम नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? समाजवादी। तो मूल रूप से याद रखिए, जो शासन की प्रणाली समाजवादी होगी वो मूल रूप से जोर देगी कर्तव्यों पर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो प्रणाली उदारवादी होगी वो प्रणाली जोर किस पर देगी? फंडामेंटल मौलिक अधिकारों पर। क्योंकि हमने दोनों प्रणालियों को अपनाया, ना तो हमने कहा कि हम विशुद्ध रूप से पूंजीवादी हैं और ना ही हमने कहा कि हम विशुद्ध रूप से समाजवादी हैं। इसलिए हमने दोनों प्रणालियों को अपनाया और शासन के अंदर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमने कायम की। इसलिए हमारे यहाँ मौलिक अधिकार भी है और इसके पैरेलल जो है नीति निर्देशक तत्व भी है। दोनों में फर्क इतना है कि इसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं और इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, ये अगर आप लागू नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो जनता आपको नकार सकती है, जनता जो है वो सरकार को नकार सकती है। इसलिए ये शासन में मूलभूत तो है
लेकिन ये वाद योग्य नहीं है और ये शासन में मूलभूत भी है और संविधान के अंदर वाद योग्य भी है। अगली हम चर्चा करते हैं भाग 4 की। अगली हम बात करते हैं भाग 4। ये कहलाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व और इसका विस्तार जो है संविधान में आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक। बहुत महत्वपूर्ण भाग है और कोई भी सरकार जो कसौटी पर कसी जाएगी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा ही कसी जाएगी। सबसे पहले तो याद रखिए ये भाग हमने लिया कहां से? ये भाग हमने लिया है 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कुछ अनुदेशक पत्र थे संविधान के अंदर, जिसकी तुलना हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये भाग लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया है? यानी हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं राज्य नीति के निर्देशक तत्व, यानी देखिए लाइन में स्पष्ट है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, यानी राज्य जब कोई भी नीति बनाएगा तो इन निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। क्यों रखेगा? क्योंकि अगर सरकार को वापस रिपीट करना है, तो अगर सरकार को रिपीट नहीं करना है तो भले आप ध्यान मत दीजिए, सरकार वापस चली जाएगी, आपकी सरकार आएगी नहीं, क्योंकि आप लोक कल्याण नहीं करेंगे। एक प्रकार से ये संकल्पना जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है? लोक कल्याणकारी राज्य की। अब ध्यान रखिए आप, हमने ये आयरलैंड से लिए और आयरलैंड ने ये स्पेन से लिए। तो इसकी अगर विकास यात्रा की हम बात करें तो सबसे पहले ये स्पेन में आए, स्पेन से ये आयरलैंड में आए, आयरलैंड के ही माध्यम से 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसमें आए, और जब हमारा संविधान बनाया गया हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, तब कहते कि हमारे संविधान में डाले गए। तो कुल मिलाकर हमने ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से और 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब इसकी कुछ कैटेगरीज है, इस कैटेगरीज पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस नीति निर्देशक तत्वों का मोटा उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य भी जानना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। किसकी स्थापना करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये इसका मोटा उद्देश्य है। इसकी कैटेगरी डिवाइड की गई है, ये 3 भागों में मिलेंगे आपको। देखिए, सबसे पहला इसमें जो भाग है वो है उदारवादी। उदारवादी क्यों है? क्योंकि ये लिबरल डेमोक्रेटिक देशों में पाई जाने वाली प्रणाली, जैसे सबके लिए एक समान सिविल संहिता हो, आर्टिकल 44। आप अगर अमेरिका में पैदा हुए हैं तो वहां भारत की तरह मुस्लिम लॉ अलग नहीं है, हिंदू लॉ अलग नहीं है, सब पर एक समान सिविल संहिता लागू होती है। तो मान लीजिए आर्टिकल 44 जो बात कह रहा है वो हमें उदारवादी देशों में दिखाई देती है। वन और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ये उदारवादी बात है। दुनिया के तमाम देश वन और पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ये बातें उदारवादी है। इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो लिबरल डेमोक्रेटिक देशों में है, जैसे सबके लिए समान कार्य के लिए समान वेतनमान हो। कैसी संकल्पना है? उदारवादी। तो कुछ बातें इसमें उदारवादी हैं जो हमें खास करके यूएस जैसे देशों में, यूएस या आप मान लीजिए यूरोप जैसे देशों में दिखाई देगी। इस प्रणाली को हम कहते हैं उदारवादी संकल्प। तो इसका जो पहला भाग है वो है उदारवाद। दूसरा भाग है गांधीवादी। गांधीवादी इसलिए है कि गांधी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज। कॉन्डरसेट नामक जहाज में जब वो यात्रा कर रहे थे तो प्रवास के दौरान उन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने, गांधी ने अपना राम राज्य कैसा होगा उसकी एक संकल्पना पेश की, जिसमें ग्राम पंचायतें कैसी होगी, किस प्रकार पुलिस नहीं होगी, किस प्रकार पुलिस विहीन राज्य का निर्माण किया जाएगा, ट्रस्ट बनाए जाएंगे, एक संकल्पना खड़ी की थी महात्मा गांधी। तो कुछ बातें जो है उसमें गांधीवादी दर्शन की भी है, जैसे आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। किसका संगठन किया जाए? ग्राम पंचायतों का। और आपको पता भी होगा कि इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में नाथूराम मिर्जा के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की। तो जब पंचायती राज हमारे देश में आया तो वो किसको इंप्लीमेंट किया गया? नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40।
कुल मिलाकर कुछ बातें इसमें गांधीवादी। गांधी कहा करते थे कि जब तक मद निषेध नहीं होगा तब तक हमारे गांवों का विकास नहीं होगा। तो इसमें एक आर्टिकल ऐसा है जो बात करता है मद निषेध की। ये बातें जो है गांधीवादी। इसी प्रकार इसमें एक बात है गौवध निषेध, गौ हत्या निषेध या दुधारू पशु वध निषेध, जो पशु दूध देते हैं उनकी हत्या नहीं की जाए। तो ये जितनी भी बातें आपको दिखाई देती हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं वो गांधीवादी। जैसे कुटीर उद्योगों का प्रबंध किया जाए। गांधी अपने जीवन में काल में कहा करते थे कि भारत को विशाल उद्योगों की आवश्यकता नहीं है, भारत को कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है। तो ये जो जितनी भी बातें हैं ये गांधीवादी विचार दर्शन से प्रेरित है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ बातें इसमें उदारवादी हैं जो पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, कुछ बातें जो है इसमें गांधीवादी हैं जो गांधी ने अपने हिंद स्वराज में एक खाका दिया वो बातें। और तीसरा इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो है समाजवादी। जैसे न्याय दिया जाए सबको, और खास करके कैसा न्याय, निःशुल्क। आपको पता है ये इंप्लीमेंट हो चुका है 1976 के अंदर। इंदिरा गांधी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ बातें जोड़ी, उसमें एक बात ये भी जोड़ी, आर्टिकल 39A जोड़ा, और एक प्रबंध किया गया निःशुल्क विधिक सहायता। जो गरीब आदमी है उसको सरकार के माध्यम से वकील जो है दिया जाएगा। आप कोर्ट में जाए तो वहाँ आपको एक गवर्नमेंट पीपी मिलता है, आपको गवर्नमेंट वकील कहते हैं पीपी। और वो अगर आप एप्लीकेशन देते कि साहब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं केस नहीं लड़ सकता, तो सरकार अपने पैसे से आपको निःशुल्क वकील देती है। ये संकल्पना समाजवादी। इसमें एक बात जो उदारवादी भी है और समाजवादी भी है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए क्या दिया जाए? समान वेतन। एक इसमें बात और भी है, प्रबंध में, मैनेजमेंट में जो है मजदूरों की भागीदारी हो। आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मालिक फैक्ट्री चला रहा है उसके मैनेजमेंट में मजदूरों का भी आदमी बैठना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1970 और 80 के दशक की जो अमिताभ की फिल्में हैं उसका मोटा विषय यही था, मील मालिक और मजदूर और इनकी आपसी लड़ाई। एक प्रकार से ये किसकी कमी थी कि फैक्ट्री चलाने वाले जो सेठ हैं वो फैक्ट्री चला रहे हैं अपनी मन मर्जी से, मशीनीकरण नहीं कर रहे हैं, पुरानी मशीनों से काम चला रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, और जो मैनेजमेंट चलाया जा रहा है उसमें मजदूरों की भागीदारी नहीं। तो समाजवादी देश हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी प्लांट आप चलाओ उसमें मजदूरों की कर्मकारों की भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें बहुत सारी बातें हैं जो एक प्रकार से समाजवादी मूल्यों को पूरा करती है। जैसे 14 वर्ष तक के बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। जब आप पढ़ते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के अलावा बहुत सारी जगह पे पढ़ा हुआ है, जिसमें वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 35 में भी है, आर्टिकल 36 में भी है, आर्टिकल 21A में भी है। ये इतने सारे भागों में आपका शिक्षा का अधिकार पड़ा हुआ है। तो ये अगर यहाँ जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और ये मूल्य कैसा है? समाजवादी। इसी प्रकार प्रसूति सहायता दी जाए, जब महिला गर्भाधान काल में होती है तो उसको प्रसूति सहायता दी जाए, निःशुल्क जो है वो किसानों को बीज दिए जाए। बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी वैल्यू समाजवादी। और ये समाजवादी देशों में ऐसा होता है। जैसे अगर आप चाइना में पैदा हुए होते तो एजुकेशन का प्रबंध जो है सरकार करती। हमने इस बात को जो है कब अपनाया? हमने इसको अपनाया 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और हमने एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 21A, इसको हमने मौलिक अधिकार बना दिया, जबकि पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। इसी को ताकतवर बनाने के लिए इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, ताकि अब सरकार को जो है किसी भी हालत में शिक्षा का प्रबंध जो है करना होगा। आप पढ़ते भी हैं, उसके बाद ये कानून इंप्लीमेंट हुआ, और अब जो है 14 वर्ष तक के बालक की शिक्षा का जो प्रावधान, जो प्रबंध है वो राज्य का दायित्व है। पहले ये राज्य का दायित्व नहीं था। तो कुल मिलाकर नीति निर्देशक तत्व जो है उसका बुनियादी उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसके 3 भाग हैं, एक उदारवादी है, दूसरा गांधीवादी है और तीसरा है समाजवादी। अब हम अगले पार्ट की चर्चा करते हैं और वो है भाग 4A। इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य।
और ये है आर्टिकल 51A के अंदर। कुल इसकी संख्या जो है वो 11 है। जब संविधान बनाया गया तो मूल संविधान में इसकी संख्या जो है, संविधान बना नहीं, जब ये जोड़े गए तो इसकी संख्या 8 ही थी। अब ध्यान रखिए आप, इसको समझने से पहले हमें भारत यूएसएसआर के संबंधों को समझना। भारत और यूएसएसआर के संबंधों को समझना। 1971 में हमने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि की 10 वर्ष, और इसको नाम दिया गया मैत्री संधि, जबकि थी ये सैनिक संधि। हमने किसके साथ एक संधि की? भारत ने यूएसएसआर के साथ मैत्री संधि की। और उस समय जो यूएसएसआर था वो समाजवादी था। कैसा देश था? एक समाजवादी। और 1976 में हमने एक और बड़ा बदलाव किया, 42वां संशोधन किया संविधान में, और प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े। एक शब्द जोड़ा हमने समाजवाद, एक शब्द जोड़ा हमने पंथ निरपेक्षता। हमने धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने प्रयोग किया है पंथ निरपेक्षता। और एक शब्द जोड़ा हमने देश की एकता और अखंडता। एकता व अखंडता, ये 3 शब्द हमने जोड़े। मोटे मोटे और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, ये 3। अब ध्यान रखिए आप, क्योंकि हमने 1976 में कह दिया था कि हम क्या बन गए हैं? समाजवादी। और हमारा झुकाव किसकी तरफ है? यूएसएसआर की तरफ। और यूएसएसआर कैसा देश था? एक समाजवादी। तो जो समाजवादी देश होते हैं उनकी मूल प्रकृति में मूल कर्तव्य होते हैं। यानी दुनिया के वे तमाम देश जो अपने आप को कम्युन कहते हैं, सॉरी कम्युनिस्ट कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, उन देशों में मूल कर्तव्य उन संविधान का हिस्सा होता है। तो चूंकि जब हमने संधि भी कर दी, हमने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भी जोड़ दिया, तो समाजवाद शब्द की पूर्ति के लिए हमें मूल कर्तव्य भी जोड़ने बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में अपने कैबिनेट के एक मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के निर्देशन में एक कमेटी बनाई, और समिति को यह काम दिया गया कि वो मूल कर्तव्यों के प्रपोजल को तैयार। इस समिति ने दुनिया भर के देशों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्हें लगा कि जो यूएसएसआर के अंदर जो मूल कर्तव्यों का उपबंध है वो सबसे अच्छा है। किस कौन से देश में? यूएसएसआर के। और इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यूएसएसआर के इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भी कुल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ने की अनुशंसा। इसकी अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन किया 1976 में। ये बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन था 1976 में। आप ध्यान रखिए, ये वही कालखंड था जब देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल भी लगाया गया। वो तानाशाह बन गई थी इंदिरा गांधी, और उसने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन को माना, कैबिनेट ने मान लिया, और मानने के बाद संविधान में संशोधन किया गया और भाग 4 के अंदर भाग 4A जोड़ दिया गया और आर्टिकल 51A स्टैब्लिश किया गया। 51 तो था, इसमें ए डाल दिया गया 51A, और कुल 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में डाल दिए। कितने डाल दिए गए? 8 प्रकार। अब ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो देश अपने आप को सोशलिस्ट कहेगा वहां मूल कर्तव्य होंगे। क्योंकि हमने 1976 में अपने आप को समाजवादी कह दिया, हमने प्रस्तावना में समाजवाद डाल दिया, तो हम भी आधे आंशिक रूप से समाजवादी हो गए। इसलिए हमने भी संविधान में क्या जोड़ दिया? मूल कर्तव्य। तो कुल मिलाकर ये भाग जो है हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं। ये भाग 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ये पार्ट हमने यूएसएसआर से लिया और कुल 8 फंडामेंटल राइट्स को संविधान में जोड़ दिया गया। वर्तमान में इन फंडामेंटल राइट्स की संख्या जो है वो आपके 11 है।